हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के जन्म से लेकर उनके आखिरी दिनों तक की। कैसे वो भारत की आज़ादी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बने और कैसे उनके कामों की वजह से आज हम सर उठाकर जी पा रहे हैं। वो एक मेयर से लेकर मिलिट्री हेड कैसे बने और यहाँ ये हिटलर के साथ क्या कर रहे हैं, आइए जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक, उड़ीसा में 1897 में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस ने सुभाष चंद्र जी के जन्म को अपनी डायरी में नोट भी किया था, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। 15 की उम्र में अपने देश के लिए प्यार को दिखाते हुए उन्होंने ये लेटर अपनी माँ के लिए लिखा था। अगर आपको इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन चाहिए हिंदी में तो नीचे कमेंट करके बताएं। सुभाष जी अपने भाई शरद, जो इंग्लैंड में थे, उनको लेटर्स लिखते थे। भारत में पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भी 1919 में 22 की उम्र में अपने पहले पासपोर्ट की मदद से इंग्लैंड गए थे, जहां उनके नए दोस्त भी बने। 1924 में 27 की उम्र में उनको जेल हो गई थी क्योंकि वो क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल थे। उनको इस बीच बर्मीज जेल में रखा गया 1927 तक। 30 की उम्र में अब वो भारत के जवानों के लिए एक हीरो बन चुके थे। 1928 में कटक के नेशनल कांग्रेस में उन्होंने पूरी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी। उस परेड में वो जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के साथ थे। सुभाष जी देशबंधु चित्तरंजन को अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। 1928 में उन्होंने ये वचन लिया कि भारत का एक गोल होना चाहिए, पूरी आज़ादी, जिसमें कोई राज करने वाला ना हो। इस वचन को तब मना कर दिया गया, पर एक साल बाद लाहौर कांग्रेस में इसको अपनाया गया। सुभाष चंद्र बोस एक नई गवर्नमेंट बनाने के विषय पर आगे बढ़े। 1931 में वो कलकत्ता के मेयर बने। 26 जनवरी 1913 में उन्होंने एक डिफायंस प्रोसेशन रखी ऑक्टेलनी मॉन्यूमेंट की तरफ, जिस पे ब्रिटिश पुलिस ने बाद में हमला भी करा। 1932 में जब वो जेल में थे तब वो बीमार पड़े थे, जिसका ट्रीटमेंट किया गया यूरोप में, इस शर्त पर कि वो इंडिया को छोड़ने के बाद ही आज़ाद होंगे, और फिर उनको वियना हॉस्पिटल के नर्सिंग होम में रखा गया। उनकी मुलाकात फिर वियना के मेयर से हुई। बीमारी ठीक ना होने के बावजूद 1933 से 1936 तक उन्होंने यूरोप के अलग अलग नेताओं के सामने आज़ाद भारत का प्रस्ताव रखा। इस विषय को आगे रखते हुए फिर बर्लिन, इटली, मिलान, रोम और बल्जिया गए। पर इसके ठीक बाद उनको वापस इंडिया जाना पड़ा अपने बीमार पिता को देखने, पर वो उनके रहते वहाँ तक पहुँच ना पाए। अपने पिता के श्राद्ध के बाद उनको कलकत्ता वाले घर में हाउस अरेस्ट पे रखा गया, जिसके बाद वो इजिप्ट के रास्ते वापस यूरोप गए क्योंकि उनका काम अभी अधूरा था। यूरोप में रहते हुए उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा काम लिखा जिसका नाम द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942। इसमें उन्होंने इंडिया की आज़ादी को लेकर कठिनाइयों के ऊपर गहराई से बात करी थी। इस किताब को इंग्लैंड में पब्लिश करा गया था, पर इसको इंडिया में बैन करा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। यूरोप में उनको एक साथी मिले, विठल भाई पटेल, पर 1933 के अंत में वो चल बसे, जिसके कारण सुभाष जी को फिर से अकेले आगे बढ़ना पड़ा। सुभाष जी की 1935 में सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उनकी हेल्थ धीरे धीरे ठीक होने लगी। अंग्रेज़ों के आदेश को नकारते हुए 1936 में वो इंडिया वापस आए, जिसकी वजह से उनको फिर कस्टडी में लिया गया। 1937 में उनको कस्टडी से आज़ादी मिल गई। उसके बाद उन्होंने गफ्फर खान, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जैसे दूसरे लीडर्स के साथ अपने देश की आज़ादी के लिए काम किया। सत्याग्रह मूवमेंट में एक इम्पॉर्टेंट किरदार निभाने की वजह से उनको जेल भी हुई, जिसके एक हफ्ते की भूख हड़ताल के बाद वो 1940 में जेल से छूटे, लेकिन हाउस अरेस्ट में रहे। अक्टूबर 1937 में इंडियन कांग्रेस कमेटी की मीटिंग शरद चंद्र जी के घर पर रखी गई, जहां जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी भी आए, और उस मीटिंग में ब्रिटिश इंडिया रूल के 11 प्रोविंसेस में से 7 में कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टेरियल ऑफिस बनाने की सहमति हुई।
और गांधी जी ने नेहरू जी को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया। नवंबर 1937 में सुभाष चंद्र बोस जी को यूरोप जाना पड़ा, जहां वो विदेशी ताकतों को स्वतंत्रता संग्राम में साथ देने के लिए तैयार कर रहे थे, और फिर जनवरी 1938 में उन्हें वापस आना पड़ा क्योंकि यहाँ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव होना था। इलेक्शन के बाद सर्वसम्मति से सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। गांधी जी के जोर देने पर नेताजी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से रिजाइन कर दिया और ये लेटर लिखा जिसमें स्पष्ट है कि मैं गांधी जी की बात को टाल नहीं सकता और इस्तीफा दे रहा हूँ। इसके बाद गांधीयन कांग्रेस को छोड़कर उनके सभी साथियों ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। फॉरवर्ड ब्लॉक की पहली मीटिंग में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जेल में बंद किए गए क्रांतिकारियों को छुड़वाने की योजना बनाई गई। उनको कलकत्ता वाले घर में हाउस अरेस्ट पे रखा गया। लगभग एक हफ्ते के बाद वो अपने घर से भाग गए और ये खबर हर जगह फैल गई। ये रहा वो रूट जिसका उन्होंने इस्तेमाल करा था वहाँ से निकलने के लिए। वहाँ से वो पेशावर और फिर काबुल और फिर टर्मेस तक गए। फिर वहाँ से वो पहुँचे बर्लिन। उन्होंने वहाँ पर अपने काम को आगे बढ़ाना बंद नहीं किया और भारत के लिए लड़ते गए। यहाँ आप उन्हें हिटलर के सामने फेस टू फेस देख सकते हैं। अब वो आज़ाद हिंद के लीडर बन चुके थे। उन्होंने जर्मनी के साथ भारत की दोस्ती बनाने की कोशिश करी और जर्मनी में आज़ाद हिंद के ये स्टैंप्स भी फैलने लगे थे। यही उन्होंने अपने भाई शरद के लिए आखिरी लेटर लिखा था। अब उन्होंने जापान, सिंगापुर, बैंकॉक जैसी जगह पर आज़ाद हिंद की आवाज़ पहुंचाई और इंडियन आर्मी के सुप्रीम कमांडर बने। कितनी जंग लड़ी गई, कितनी रणनीतियां बनाई गई, लेकिन अब जंग के सालों बाद हमें आज़ादी मिलने वाली थी। पर 18 अगस्त 1945 में उनका प्लेन जो जापान से छूटा था वो क्रैश हो गया एक बॉम्ब अटैक की वजह से। वहाँ उनको 3rd डिग्री बर्न्स मिले थे। उनके देहांत के बाद क्रांतिकारियों में और आग बनी, जिसके ठीक 2 साल के बाद देश को आज़ादी भी मिली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अगर आप इनमें से कोई भी लेटर को हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन में जानना चाहते हैं तो ये भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।